आइए पढ़ते हैं चैप्टर 3 भारत में यूरोपियों का आगमन। यद्यपि हम इतिहास को घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम से जोड़ते हैं, तथापि वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाले बदलावों के साथ परिवर्तन और निरंतरता का एक जटिल समामेलन है। कालानुक्रमिक क्रम का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई एक घटना किसी एक समय में ही होती है। अलग अलग स्थानों पर घटनाएं निरंतरता से घटती रहती हैं, जिनमें लोगों के विभिन्न गुट समूह शामिल होते हैं। इतिहास के अध्ययन को कालों में विभाजित करने की प्रथा है। इस प्रकार हम इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालावधि की बात करते हैं। हालांकि यह अंतर करना सदैव आसान नहीं होता है कि कब एक कालावधि का अंत हुआ और कब दूसरी की शुरुआत हुई। प्रायः आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय लोगों के आगमन से जुड़ा है, लेकिन हमें सामान्यतः इतिहास में वहां तक पीछे जाने की जरूरत होती है जिसे मध्यकालीन अवधि माना जाता है। यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले संपर्क नहीं था। क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात से ही भारत के ग्रीस और रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। भारत के चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। मार्को पोलो 1254 से 1324, जिसने चीन की यात्रा की के यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि को कहानियों ने यूरोप की लालसा में वृद्धि की। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूरब के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया जाता और वहां से उन्हें स्थल मार्गों से जिनेवा और वेनिस पहुंचाया जाता था। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वहां सुएज नहर नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों से जोड़ा गया था। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्य मार्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं-12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। वे 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका से होकर पूरब की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद भी मुहैया की। पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ और कंपास, खगोलिकी, प्रेषणशाला, बारूद इत्यादि जैसे प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूरब की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कृष्ट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था अर्थात सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद के स्थापित होने के
कारणों ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। भारत में पुर्तगाली 6वीं शताब्दी के अंत तक ग्रीस तथा रोम जैसे यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापक व्यापार संबंध थे, लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही यूरोपीय देशों और भारत के मध्य चले आ रहे इस निष्कपट संबंध में एक रिक्तता आ गई। आगे चलकर केवल 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इस रिक्तता को समाप्त किया गया। समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को द गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहते थे, तथापि केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को द गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा तो उसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। वास्तव में 15वीं शताब्दी से पुर्तगाली वेनिस, इटली का एक राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 में बार्थोलोमियो डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट आया, तथापि इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 में वास्को द गामा भारत पहुंचा। पश्चिम में अफ्रीका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाली पूर्व व्यापारी पर एकाधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्यवाही की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में स्वयं को अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। व्यापार से शासन तक। वास्को द गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेट्रो अल्वारेज कैब्राल, ब्राजील का खोजी के नेतृत्व में बार्थोलियो डियाज के साथ 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा, लेकिन कैब्राल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। कैब्राल ने कोचीन और कन्नानूर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। वह काफी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। अक्टूबर 1502 में एक बार फिर वास्को द गामा कालीकट आया। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब के व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित रखना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना के वर्चस्व को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने समुद्रपारीय विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया।
कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और उसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहां गोलाबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई से कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया तथा कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में अपना पहला किला बनाया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं शक्ति प्रदान की गई। नवनियुक्त गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन, आरमुज एवं मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बंद करने का निर्देश दिया गया। उसे अंजादिवा, कोचीन, कन्नानौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। वेनिस के व्यापारियों, जिनका लाभदायक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर मिस्र ने पुर्तगालियों को बढ़त को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। डी अल्मेडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से उभर आया। हालांकि 1508 में मिस्र तथा गुजरात की नौसेना ने संयुक्त रूप से पुर्तगाली स्क्वाड्रन को समुद्री युद्ध चौल का युद्ध में हराकर दीव से हटा दिया और इस युद्ध में अल्मेडा का पुत्र लोरेंको डी अल्मेडा मारा गया। फरवरी 1509 में दीव के युद्ध, जिसे द्वितीय चौल का युद्ध भी कहा जाता है, में अल्मेडा ने इन दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। अल्मेडा का स्वप्न पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर पर प्रभुत्व हासिल करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज व्यवस्था के नाम से जानी गई। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, के पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। अपनी मृत्यु से पूर्व वह पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने भेस स्थापित किए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की निर्णायक भूमिका रही। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था। 1509 में उसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। 1509 में उसने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर दीव पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। अलेक्जेंडर के समय के बाद यह पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह और सामरिक स्थल भी था। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण रखने के साथ ही दक्षिण के राजाओं की नीतियों का निरीक्षण भी करते थे। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, रजौरी और दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। 1515 में मलक्का और हारबुज पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेगु इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए गए। 1518 से पुर्तगालियों ने चीन के सचुआन द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। नूनो दा कुन्हा। भारत में नूनो दा कुन्हा का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला, भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंप कर उनसे मदद ली। उसने उन्हें दीव में भेष प्रदान करने का भी वादा किया।
पुर्तगालियों के साथ बहादुर शाह के संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। चूंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, इसलिए बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहता था। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। वार्ता की एक प्रक्रिया के दौरान 1537 में बहादुर शाह को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और मार दिया गया। नीनो दा कून्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली में कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में भी पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया, उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के अलावा जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर चुका था। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाज़ों की नौवाहिनी पहुंच तक सीमित थी। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाज़ों के मालिकों, जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर के व्यापार पर अपना वर्चस्व कायम किया हुआ था, का संबंध है, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सकते। पुर्तगालियों की व्यापारिक एवं राजनीतिक स्थिति। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक खुद को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए और जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1531 में चाउल, 1532 में दीव, 1534 में सालसेट और वेसिन, 1536 में क्रैगानोर तथा मैंगनोल, होनावर, पटकन, कन्नानौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमाकर उसमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे वस्त्राद वस्तुएं एकत्रित कर उनका निर्यात करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागापट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागापट्टनम के उत्तर में स्थित सैन थोम में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और संतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक एशियाई व्यापार पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व बना रहा। 1506 में मसालों के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भिड़ पड़े। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाज़ों से कई तरीके से पैसा वसूल किया जाता था। इनमें प्रमुख थे कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उन्हें लूट लिया जाता था। समुद्र पर पुर्तगालियों के वर्चस्व का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। मालाबार और कोकड़ तट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिमी भारत से टाफटा, एक प्रकार का कपड़ा, चिट्स इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे।
जटामांसी बंगाल से लाया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख एक वृक्ष की गोंद जो अत्यधिक ज्वलनशील होती है, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किए जाते थे। भारत में पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूजेडो प्रतिवर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत में लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन व गोवा बंदरगाह में लाए जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसालों के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त वेडोर द फेजंडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ों को भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा पर नियंत्रण के अभाव ने सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मूरों के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया। हालांकि भारत में वाणिज्यिक हित धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, तथापि ऐसा 1542 में जेसुएट ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य के भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किए। पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामता कुछ पुर्तगाली व्यापारियों से उस समय मिला जब उसने 1572 में कैम्बे का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की, जब एंटोनियो कैब्रेल गोवा के वायसराय का दूत शांत शर्तों के समायोजन हेतु आया। कुछ समय के बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जागी और उसने फादर जूलियन परेरा, विकार चर्च में पुजारी, जनरल ऑफ बंगाल तथा कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इसने अकबर को ईसाई धर्म की अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रेल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, भी उसके सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं दे पाया। तब अकबर ने गोवा से धर्म मीमांसा शास्त्र के ज्ञाता को बुलाने का निर्णय किया, जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत करे। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों के उत्सुकता पूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इसे शासक और उसके दरबारियों एवं प्रजा को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी, रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मानसेरेट, फतेहपुर सीकरी पहुंचे, जो 1583 में वापस लौटे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, जो 1592 में वापस लौटा। तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया। ईसाई धर्म प्रचारक न तो अकबर और उसके दरबारियों तथा न ही उसकी प्रजा को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम, भविष्य में जहांगीर, दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सभ्यता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। एक तरफ अकबर अपनी परेशानियों से उभरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसका बेटा राजकुमार सलीम
अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावों या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए सहायता करने हेतु नम्रतापूर्वक मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों या स्पेन वासियों जैसा कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा था के अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर ने जेसुइट के पादरियों की इस प्रकार उपेक्षा करके जैसे वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। हालांकि धीरे धीरे जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्नान आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों तथा धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता दी गई। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने के प्रति आशावान हो उठे। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन के लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जान और अन्य संतों की पेंटिंग्स से घिरा था। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वे वास्तव में उसे ईसाई बनने में सफल होंगे। पुर्तगालियों ने मुगलों का विश्वास खोया। मुकर्रब खान, जो एक अच्छा खिलाड़ी एवं जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जैसा कि पदस्थ वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था। वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। उससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत आ गया। वह अपने साथ भारत में व्यापार करने की अनुमति हेतु जहांगीर के नाम इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक प्रार्थना पत्र लाया था। फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों, जिसकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस को तुर्की भाषा का ज्ञान था, उसने उसी भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। हालांकि हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 मनसबों का मनसबदार नियुक्त कर दिया। हॉकिंस ने आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी किया। हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजों को बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का प्रतिक्रमण माना और इसलिए उसे शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कहा। भारत में पुर्तगालियों और जहांगीर के बीच युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुकर्रम खान से मिलने से मना कर दिया। उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों एवं उसके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। तब मेंडोसा ने फादर पिनहेरो को औपचारिक आधार पर मुकर्रम खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पत्तन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली साजिशों या मुगलों की अस्थिर नीतियों का सामना करने में असमर्थन चकित हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। हालांकि अंग्रेजों ने 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया।
उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसियंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। B.A. स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल शासक की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 शाही जहाज़ों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया तथा सामान लूट लिया। जहांगीर की मां की इस सामान में गहरी रुचि थी और उससे करोड़ रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुकर्रम खान, जो उस समय सूरत का प्रभावी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। हालांकि यह शाहजहां का शासनकाल था जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया, और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार तथा मुगलकालीन भारत के लोगों का ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व ही उसे पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की जानकारी थी, जैसा कि उन्होंने रानी मुमताज महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया था। हुगली पर अधिकार 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो बंगाल में संत गांव से थोड़ी दूर पर था और जहां से वे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने उनके व्यापार को सतगांव से नए पत्तन हुगली की ओर प्रवासित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, स्वयं का एक कस्टर हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया था। ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रहण से भारी नुकसान उठाना पड़ा। अहंकारी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदकर या बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार की शुरुआत भी की। 24 जून 1632 को मुगलों द्वारा हुगली पर कब्जे के प्रयास के प्रारंभ के 3 माह पश्चात हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं था, न तो दीवार थी और न ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध पुस्ता था जिसका आर्थिक महत्व नहीं था। बारूद एवं नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत शाहजहां ने कासिम खान को 1,50,000 सैनिकों की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा। ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग से 300 पुर्तगाली और 600 ईसाई निवासी मुगल सैनिकों का सामना करते रहे, जिसके पश्चात वे भाग खड़े हुए। उनके अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ लोग किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग मर गए। मुगलों ने 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद यह धीरे धीरे खत्म हो गया। पुर्तगालियों का पतन 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूरब में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और उसका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लिया। इसके कई कारण थे। 1580 में पुर्तगाली स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्षीण हो गई। पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति कमजोर की। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। पुर्तगाल का सम्राट निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मांध थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया। फितोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था, जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार प्राप्त व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों
उत्तरी अफ्रीका, दीव दमन, गोवा, तिमोर और मकाओ तक ही सीमित रह गया। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता, उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। उन्होंने डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे। ब्राजील की खोज के बाद भारत की और उनका ध्यान कम हो गया। पुर्तगाल ने उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। डच स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंडवर्स पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तक जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा एवं अद्भुत जहाज था। यह फ्लूट शिप बेहद हल्का था और इसे खेने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाजों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत पुर्तगालियों के मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प किया। डचों ने अंग्रेजों की भांति भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हाईलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुआ। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि यह पुनः निर्यात व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक उद्यम था, जिसने डचों को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कार्नेलिस की हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। उसने डचों को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा ने डच संयुक्त कंपनी VOC की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बैटरिविया में स्थित था। भारत में डच व्यापार की स्थापना। डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच स्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया ने दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अदुर्गीकृत थी। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1505 में मसूलीपट्टनम में 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1614 में बीमिनीपट्टनम में, 1645 में करिकल में, 1653 में चिंसुरा में, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर व नागपट्टनम में तथा 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत के अतिरिक्त बाह्य समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। डचों ने 1505 में अम्बोयना, 1619 में मसाला द्वीप तथा 1658 में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। 1641 में मलक्का में भी डचों की पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त हुई। भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिली। गोलकुंडा के सुल्तान तथा जिंजी, मदुरै और तंजौर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी।
कोचीन के मुट्टा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था पुडक्कड़ और कांग्रानूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मोहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को यह कर देना पड़ता था। डचों की व्यापारिक संस्था वोक एक नवीन प्रकार की संस्था थी और इस प्रयोग से डचों को पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उसके निवेश द्वारा स्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य राजनीति थी। 1632 में हुगली क्षेत्र में डचों ने पुर्तगालियों को हटाना शुरू किया। 1658 में डचों ने पुर्तगालियों को श्रीलंका से हटाया। 1659 में डचों ने पुर्तगालियों से तंजौर तट पर स्थित नागापट्टनम जीता। एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। चूंकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे, अतः वह डचों का मुख्य केंद्र बन गया। उन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में मद्रासपट्टनम विशेष वस्तु हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार के पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाज़ों का प्रहार किया और स्थलीय अड्डों पर आक्रमण किए। मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा तथा चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। वैसे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके, तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उनसे सेवाएं प्रदान की। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया। डच आंग्ल संघर्ष। समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डचों ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूरब में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार, कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डचों ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्रों गोवा, मालाबार के कारखानों और श्रीलंका के साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर कई आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर और 1655-56 में कोलंबो तथा 1659-63 में कोचीन पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। उन्होंने यमुना घाटी और मध्य भारत में नील, बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल में कपड़ा एवं सिल्क, बिहार में साल्टपीटर, सोरा और अफीम तथा गंगा की घाटी में चावल का उत्पादन किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों में संघर्ष आरंभ हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में 3 आंग्ल डच युद्ध लड़े गए, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेखनीय है कि 1717 में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच सख्त पिछड़ने लगी। तीसरे आंग्ल डच युद्ध 1672 से 74 में सूरत और बॉम्बे में अंग्रेजों की नई बस्तियों के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। बंगाल की खाड़ी में 2-3 अंग्रेजी जहाजों पर कब्जा कर लिया गया। 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई और डच शक्ति पूरी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई। भारत में डचों का पतन। लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूह पर डचों का अधिकार रहा, परंतु अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों एवं अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता के अधीन थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजों
कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपनी निजी व्यापार में ही ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था, इसलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा था और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों की शक्ति में वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के द्वीप की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी, और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति में हासिल कर लिया था, और इस कारण वे पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल हो गए। अंग्रेज उन यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की थी, में अंग्रेज सर्वाधिक सफल एवं प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए। गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए, किंतु वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। इसकी मुख्य वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे और उन्होंने उसके लिए सैनिक राजनैतिक शक्ति का सहारा लिया। मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृत, औद्योगिक विकास, मांग व आपूर्ति का संतुलन एवं अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी थीं। इस लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। 1599 में एक दुस्साहसी व्यापारी मिल्डेन हॉल भारत आया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। पूर्व में अंग्रेजों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 में उठाया गया, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर आदेश पत्र जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूर्व में व्यापार करने के विभिन्न विशिष्ट अधिकार प्रदान किए। प्रारंभ में ये विशेषाधिकार 15 वर्षों के लिए प्रदान किए गए, जिन्हें मई 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर भारत में व्यापारियों के एक समूह का स्वतंत्र बेड़ा भेजा जाता था। ऐसी यात्रा से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रगति। पश्चिम एवं दक्षिण भारत में कदम। वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में छोटी कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को डच कंपनी की तुलना में अपनी प्रथम व्यापार यात्रा में कम आमदनी हुई। इसके बावजूद अंग्रेजी कंपनी की एक विशेषता यह थी कि उसका संगठन बड़ा ही सहज था। इसमें 24 निर्देशकों का समूह था, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार, विशेष रूप से इंडोनेशिया, काली मिर्च और मसाला प्राप्त होने वाले द्वीप तक केंद्रित रखा। प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें प्रत्येक वर्ष 20% लाभ प्राप्त होता रहा। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तुओं, विशेषकर कपड़े का महत्व समझा और वे उसका उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगे। गुजरात के सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जो 1609 में दरबार आगरा में पहुंचा, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जब 1611 में कैप्टन मिडलटन ने सूरत के निकट स्वाली होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को परास्त किया, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी।
इससे पूर्व 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। बाद में पश्चिमी तट के अनेक स्थानों पर उन्हें कारखाने खोलने की अनुमति मिली। सन 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया, जो 1619 तक वहां रुका। यद्यपि वह मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि उसने मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाना स्थापित करने के विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के जहाज़ों को लूटना और नष्ट करना जारी रखा तथा भारतीय जहाज़ों से भारी हर्जाना वसूल करते रहे। उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनियां, संधियों, षड्यंत्रों और आक्रमणों का सहारा लिया। 1620 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया और इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया। 1632 में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों को कारखानों की स्थापना की। 1623 तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ोच, वर्तमान भरूच और अहमदाबाद में कारखाने खोले गए और कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी की गई। 1625 में अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की। इससे उनकी क्षेत्र विस्तार की और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। डचों एवं मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1622 में अंग्रेजों ने आरमुज पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी, क्योंकि इसके पश्चात वे पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गए। अंग्रेजों ने 1639 में स्थानीय राजा से मद्रास लीज पर ले लिया। मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी करने और अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1640 में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया, जिसके भीतर कारखाने खोले गए। 1652 से 54 के दौरान अंग्रेज डचों से शत्रुता के कारण भारत की पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नजदीक आ गए। 1661 में ब्रिटेन के साम्राज्य चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया, जिसमें दहेज स्वरूप उसे बम्बई टापू मिल गया। चार्ल्स ने इसे 10 पाउंड वार्षिक की वसूली से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया और धीरे धीरे सर जॉर्ज ऑक्सडेन 1662 से 1669, गेरार्ड आंगियर 1669 से 77 तक, सर जॉन चाइल्ड 1682 से 90 के प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगे। पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1673 में उड़ीसा के बालासोर और 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए गए। बिहार के पटना, बंगाल के ढाका और कासिम बाजार में भी कई कारखाने खुले। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए। पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का थान, सिल्क, चीनी और सोरा देश के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। कंपनी के बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। 1651, 1656 और 1672 में प्राप्त फरमानों से उन्हें इन बाधाओं से मुक्ति मिली। अब उन्हें कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी। 1690 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया। 1691 में के फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति दे दी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सुल्तानती में एक कारखाना स्थापित कर लिया और इसे किलाबंद कर लिया।
1696 में एक जमींदार शोभा सिंह ने बगावत कर दी। 1698 में 1200 रुपये से कंपनी ने जागीरदार अर्थात जमींदारी अर्थात राजस्व वसूली का अधिकार खरीद लिया। इससे उसे सुतांती, गोविंदपुर और कालीकाता गांव की जमींदारी मिल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाहों बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। 1700 में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए, जिसका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंद बस्ती में था। जॉब चार्नोक द्वारा कालीकाता नाम का अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। तत्पश्चात इस बस्ती का तेजी से विकास हुआ। फर्रुखसियर का फरमान। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटें एवं विशेषाधिकार प्राप्त किए। 1717 में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान पाने में सफल रहा, जिससे 1691 के फरमान के निर्मित गुजरात एवं दक्कन में सुविधाएं बढ़ा दी गईं। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषाधिकार शामिल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए। 10,000 रुपये सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई। कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली, जिसके बदले में कंपनी को 30,000 रुपये की एक रकम वार्षिक रूप से अदा करनी थी। बम्बई में कंपनी के ढले हुए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने का आदेश दे दिया गया। कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकारों को बनाए रखा गया और उस क्षेत्र में उन्हें कर छूट दी गई। पुर्तगालियों एवं डचों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। स्वयं को स्थापित करने में एक और अंग्रेजी कंपनी को मुगल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें पुर्तगालियों और डचों से भी लोहा लेना पड़ा। 17वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा। 1630 में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हुई। 1634 में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक दूसरी संधि हुई, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। 1654 में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार एवं अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया और 1661 की संधि के अंतर्गत भारत में डचों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो गए। डच व्यापारिक शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो स्पष्ट होता है कि डचों ने मसाले के व्यापार से न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया, अपितु दक्षिण पूर्वी एशिया से अंग्रेजों को भी मार भगाया था। यद्यपि डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में थी, तथापि उन्होंने पुलिकट 1610, सूरत 1616, चिंसुरा 1653, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम 1659 और कोचीन 1663 में अपने कारखाने भी खोल रखे थे। इन डचों की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे। डच अंग्रेजों की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार जमा रखा था, इसलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज क्षेत्र हासिल करने का दबाव नहीं था। 1653-54 के बाद कई बार डचों और अंग्रेजों को शत्रु मुठभेड़ की स्थिति तक पहुंच गई। इसी समय डच जहाजी बेड़े सावली के निकट पहुंच गए और अंग्रेजों को सूरत में अपना कारोबार स्थापित करना पड़ा। 1667 में डच भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौते कर लिए। इसके बावजूद अंग्रेज निरंतर डचों को भारत की भूमि से बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहे और डचों ने स्वयं को देश व्यापार तक सीमित कर लिया। 18वीं शताब्दी में डचों का तेजी से पतन हुआ, अंग्रेजों के विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई और उन्होंने वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अंत में 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से निकाल बाहर फेंक दिया, जिससे उनके भारतीय अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गए। अंग्रेजों के व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव। अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना एकाधिकार जमा लिया।
भारत से अंग्रेज वस्त्र, नील, सोरा, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे। आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़ा पैमाने पर आयात किया जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुंचा। बड़े बड़े भारतीय व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्यस्थ व्यापारियों के रूप में काम करने लगे। अपनी समकालीन यूरोपियों तथा भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रसार आरंभ कर दिया ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे। 1764 तक बंगाल विजय के बाद से तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार को स्वरूप प्रदान किया। दो अंग्रेजी कंपनियों का विलय 1688 की अंग्रेजी क्रांति के पश्चात ब्रिटिश अपनी बढ़ी हुई शक्ति के साथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध किया। इस प्रकार प्रतिद्वंदी कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में जनवरी 1701 अप्रैल 1702 सर विलियम नॉरिस को अपने राजदूत के रूप में प्रतिनियुक्त किया। हालांकि नई कंपनी असफल सिद्ध हुई। सम्राट या सामग्री तथा संसद के दबाव में 1708 में दोनों कंपनियों का विलय कर एक नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। यह 1708 और 1873 तक की ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने भारत के ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया। भारत में फ्रांसीसी केंद्रों की स्थापना। अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति फ्रांसीसी कंपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों पर विचार की उपज थी। अन्य समकालीन यूरोपीय शक्तियों की तुलना में फ्रांसीसी शक्ति को भारतीय तटों तक पहुंचने से देर लग गई। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास के कई युगांतरकारी घटनाओं के क्रम में उनके एक मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द कंपनी फ्रांसेस डेस इंडियाज ओरिएंटल्स की स्थापना की गई और यह पूर्णतः राज्याधीन थी। 1667 में फ्रांसिस कैरॉन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1669 में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया और फ्रांसीसी मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1672 में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैन थोम छीन लिया। 1673 में फ्रांसीसियों ने कलकत्ता के पास चंद्रनगर में एक टाउनशिप स्थापित करने के लिए बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से अनुमति प्राप्त की। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख केंद्र। 1663 में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पेने ने बलिकोंडापुरम के शासक शेख खां लोधी से एक छोटा क्षेत्र पांडिचेरी प्राप्त किया। फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में यही पांडिचेरी का विकास आरंभ हुआ। हालांकि 1693 में डचों ने पांडिचेरी छीन लिया था, किंतु 1697 की रिजविक की संधि से पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दिया गया। इसी प्रकार 1690 में फ्रांसीसी कंपनी ने मुगल गवर्नर से चंद्रनगर प्राप्त किया। हालांकि 1665 और 1695 के मध्य फ्रांसीसी कंपनी ने 74 सुसज्जित जहाज भारत भेजे थे, लेकिन अंग्रेजों और डचों की तुलना में उनकी गतिविधि अभी भी बेहद कम थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती नुकसान। फ्रांसीसियों और डचों के मध्य युद्ध से भारत में फ्रांसीसी अस्तित्व को बेहद धक्का लगा। 1688 की क्रांति के कारण अंग्रेजों के साथ मजबूत गठबंधन के चलते डच ने पांडिचेरी पर अधिकार जमा लिया। यद्यपि 1697 में रिजविक की संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों को पुनः पांडिचेरी पर अधिकार प्राप्त हो गया। एक बार फिर फ्रैंको मार्टिन के योग्य नेतृत्व में पांडिचेरी फिर से फलने फूलने लगा और भारत में महत्वपूर्ण फ्रेंच क्षेत्र बन गया। हालांकि यूरोप में फ्रेंच स्पेनिश युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप 1701 में सूरत, मसूलीपट्टनम और बंताप में फ्रांसीसियों को अपनी फैक्ट्री छोड़नी पड़ी। दिसंबर 1706 में फ्रैंको मार्टिन की मृत्यु से भारत में फ्रेंच साम्राज्य को एक दूसरा झटका झेलना पड़ा।
फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन। फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन 1720 में इसके पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति बेहद बेहतर हुई। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। इससे उनकी नौसैनिक शक्ति से वृद्धि हुई और उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति अर्जित की। 1725 में मालाबार तट पर, 1739 में कराईकल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डचों और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी। इसके पास सशक्त संगठन, पर्याप्त पूंजी का अभाव था। इसकी वाणिज्यिक गतिविधियों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था, जिससे कंपनी की कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी नियति और विकास फ्रांस में हो रही गतिविधियों पर काफी कुछ निर्भर था। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेजी समाज की तुलना में कम सक्रिय था। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार फ्रांस की वैदेशिक नीति से बहुत अधिक प्रभावित था। 1672 से 1713 के मध्य फ्रांस प्रायः हाईलैंड के साथ युद्ध में व्यस्त रहा। यही वजह है कि 1706 से 1720 की अवधि के भारत में फ्रांसीसी प्रभाव में भारी ह्रास हुआ। इसके बाद 1720 में कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ तथा 1742 तक पांडिचेरी के गवर्नर लीनो तथा ड्यूमा के कूटनीतिपूर्ण शासन से फ्रांसीसी प्रभुसत्ता की पुनः प्राप्ति हुई। 1742 तक भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही केंद्रित रखा, परंतु 1742 के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार निर्धारित किया। 1742 में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें अंतिम हार फ्रांसीसियों की हुई। सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कर्नाटक युद्ध। 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी के फ्रांस एवं नया प्रतिद्वंदी बनकर सामने आया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। 1690 से 92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। 18वीं शताब्दी के आरंभिक 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफी प्रगति हुई। केंद्र फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार पर एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। शत्रुता की पृष्ठभूमि। यद्यपि आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार मात्र था, तथापि 1742 में पांडिचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति के साथ ही उसके राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर स्थानीय क्षेत्रों में विभक्त था। इस स्थिति का लाभ सभी यूरोपीय कंपनियों को हुआ। दक्षिणी क्षेत्रों, विशेषकर कर्नाटक, यूरोपियों द्वारा कोरोमंडल और उसके आंतरिक क्षेत्रों को दिया गया नाम। मद्रास और पांडिचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता कायम थी। 1740 का समय यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए फ्रांस व इंग्लैंड के पारस्परिक संघर्ष का दौर था। उस युद्ध में इंग्लैंड का विशेष ध्यान ऑस्ट्रिया की ओर था, इसलिए उसका कोई जहाजी बेड़ा मद्रास के समुद्री तट पर तैनात नहीं था, लेकिन वहां फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा उपस्थित था। फ्रांसीसियों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। 2 वर्ष बाद यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ युद्ध की समाप्ति हुई। इस संधि के अनुसार मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटा दिया गया। 1740 से 1765 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था, जिसका शासन नवाब के हाथों में था। इस क्षेत्र पर व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1742 से 1748। पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1740 में शुरू ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के परिणाम स्वरूप हुए आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। यह युद्ध 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया था। युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार का संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां लड़ रही थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति पूरे समय तक हावी रही, परंतु आपसी मनमुटाव के कारण
वह लाभ उठाने में असमर्थ रही। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता ही इस युद्ध का प्रमुख कारण थी, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी। 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर भी पड़ा। चूंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वे लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। इससे पूर्व उसने मार्स के समक्ष भी युद्ध न होने देने का प्रस्ताव रखा था। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और आरंभ में अंग्रेजों को शांत करने के पश्चात उसने सितंबर 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लाम्बोदोर्ने की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। इस बीच डुप्ले और लाम्बोदोर्ने के बीच मतभेद हो गए तथा लाम्बोदोर्ने ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। लाम्बोदोर्ने के मॉरिशस वापस जाने पर डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार जमा लिया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को यह आश्वासन दिया था कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इस कारण अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान के विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के अंडियार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। मद्रास तथा नवाब की सेना पर विजयों से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु लगभग 1.5 वर्ष तक इसका घेराव करने के बाद भी डुप्ले इस बस्ती पर अधिकार करने में असमर्थ रहा। इस बीच इंग्लैंड में भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंच गई। इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी का घेरा डाल दिया, परंतु उस पर अधिकार करने में अंग्रेज भी असफल रहे और उन्हें फोर्ट सेंट डेविड वापस आना पड़ा। 1748 में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक शिला-सापेल की संधि, जिसे ट्रीटी ऑफ आचेन भी कहा जाता है, हुई, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो गए और इस संधि के प्रावधान के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गए। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय से नौसेना का महत्व बढ़ा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई है और जिस शक्ति की नौसेना मजबूत होगी, भारत में उसी की सत्ता स्थापित होगी। देशी राजाओं की कमजोरियों को जानने के बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। सबसे बढ़कर इस युद्ध ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तथा अंग्रेजी सेनापति क्लाइव की महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुई थी। 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजाम उल मुल्क का देवसान हो जाने पर उनके पुत्र नासिर जंग तथा पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक उसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच शुरू हो गया। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब का और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। इस कारण एक बार फिर दोनों यूरोपीय शक्तियां आपस में लड़ पड़ी। उधर 1749 में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेकर अंग्रेजों ने देवी कोटाई नामक क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। इससे फ्रांसीसी क्षुब्ध हो गए और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से संधि करने के पश्चात अपने समर्थनों को सत्तासीन करने का प्रयत्न करने लगा।
लगा। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर अनरुद्दीन मारा गया। अनरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली युद्ध क्षेत्र से भाग गया। इस तरह कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। डुप्ले की सहायता से प्रसन्न होकर चंदा साहब ने पांडिचेरी के निकट एक विशाल क्षेत्र फ्रांसीसियों के उपहार स्वरूप प्रदान किया। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद के नासिर जंग को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण के लिए प्रेरित किया। 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। इस समय डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और नासिर जंग के सैन्य अधिकारियों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। इन अधिकारियों ने 1750 के अंत में नासिर जंग की हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया, परंतु पद पर आसीन होने के पूर्व ही मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर दी गई। इस स्थिति में नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया। सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप उत्तरी प्रदेश प्रदान किया। 1751 में अंग्रेजों की ओर से मद्रास में सांडस को गवर्नर बनाया गया। उसने कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता के लिए मई 1751 में अंग्रेजी सेना को तिरुचिन्नापल्ली की ओर से भेज दिया। परिस्थितियों को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की रक्षा के लिए सेना भेज दी। दोनों ओर से सेना भेजे जाने के कारण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। इसी वर्ष तंजावुर और मैसूर के शासक तथा मराठा सरदार मुरारी एवं अंग्रेजों के पक्ष में ही हो गए, जिससे परिस्थितियों और विकट हो गई। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी तिरुचिन्नापल्ली के घेरेबंदी में लगे थे, ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सांडस को कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर आक्रमण करने की सलाह दी। अगस्त 1751 में क्लाइव ने आरकाट पर विजय प्राप्त कर ली। चंदा साहब को जब इसका समाचार मिला तब उसने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना आरकाट की ओर भेजी। रजा खां ने आरकाट में क्लाइव को घेर लिया और उस पर दबाव बनाने में सफल भी रहा, परंतु उसी बीच मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच गई। रजा खां को विवशता पूर्वक पीछे हटना पड़ा। आरकाट में जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाए और 1751 में ही उन्होंने चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर ला को पराजित कर तिरुचिन्नापल्ली पर अधिकार कर लिया। चंदा साहब तत्काल भागने में सफल रहा, परंतु बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने चंदा साहब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। विपरीत परिस्थितियों में भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपना धैर्य बनाए रखा और शीर्ष ही मराठों तथा मैसूर के शासक के अपने पक्ष में कर लिया। उसने तंजावुर के शासक को तटस्थ रहने का परामर्श दिया तथा 1753 में फिर से तिरुचिन्नापल्ली का घेरा डाला। 1753 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निरंतर संघर्ष जारी रहा, परंतु फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी और इसलिए 1754 में उसने डुप्ले को फ्रांस बुला लिया तथा उसकी जगह गोडहू को गवर्नर नियुक्त किया। गोडहू अदूरदर्शी राजनीतिक था, इसलिए भारत में अपना पद संभालने के साथ ही उसने अंग्रेजों के साथ समझौते के लिए वार्ताएं शुरू कर दी। 1755 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी में संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। संधि में इस प्रावधान को केंद्रित किया गया कि दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। यह भी प्रावधान किया गया कि यदि दोनों देशों की सरकारें इसे मान्यता प्रदान कर देंगी तो यह संधि स्थायी होगी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ने भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव छोड़ा। यह युद्ध के दौरान डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी अंग्रेजों पर हावी रहे थे, किंतु युद्ध के अंतिम समय में डुप्ले को वापस बुला लिया जाने से फ्रांसीसियों का प्रभाव घटने लगा। इस युद्ध के अंत ने भारत में डुप्ले की सफलताओं को खाक कर दिया, जबकि इस समय से रॉबर्ट क्लाइव का महत्व बढ़ने लगा। वस्तुतः पांडिचेरी की संधि द्वारा अंग्रेजों ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रयासरत थे। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में आने वाला समय अंग्रेजों का है। फ्रांसीसी अपने देश की अंतर विरोधात्मक नीतियों के चंगुल में फंसे थे, जबकि अंग्रेजों को उसके देश ने पूर्ण सहयोग दिया। वस्तुतः फ्रांसीसी गवर्नर गोडहू ने
भारत में फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि से हुई थी। पांडिचेरी की संधि अस्थायी साबित हुई। यूरोप में जब ऑस्ट्रिया 1756 में सिलेसिया को हासिल करना चाहता था, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 शुरू हो गया। इस युद्ध ने एक बार फिर भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का वातावरण उपस्थित कर दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के बीच लड़ा गया। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ 1758 में भारत भेजा। जब तक वह भारत पहुंचता, तब तक अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बंगाल विजय से अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया था। इसी वर्ष अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लाली ने बंगाल में आने के बाद सबसे पहले अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाला और जून 1758 में उस पर कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड को जीतने के बाद लाली ने तंजावुर का घेरा डाला। यह घेरा बहुत लंबे समय तक रहा, जिसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से तंजावुर की ओर भेजी। बाद में लाली को मजबूरन तंजावुर से घेरा उठाना पड़ा और इससे फ्रांसीसियों के प्रभाव में कमी आई। तंजावुर से खाली हाथ लौटने के बाद लाली ने मद्रास पर घेरा डालने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी की सहयोग के लिए बुलाया। बुस्सी के हैदराबाद छोड़ने पर अंग्रेजों को लाभ हुआ। अंग्रेज कर्नल फोर्ट ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और भयवश हैदराबाद का शासक सलावंत जंग भी अंग्रेजों के पक्ष में हो गया। फ्रांसीसी मद्रास का घेरा डालने में तो सफल रहे, परंतु बाद में उन्हें खाली हाथ ही यहाँ का घेरा भी उठाना पड़ा। वांडीवास का युद्ध। मद्रास के घेरे के एक वर्ष बाद तक अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रहीं, जिसमें फ्रांसीसियों का प्रभाव दिन ब दिन घटता गया। 1759 में अंग्रेजी सेना नायक कुक एवं विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। 1760 में मद्रास तथा पांडिचेरी के बीच स्थित वांडीवास नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को बंदी बना लिया गया। वस्तुतः वांडीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भविष्य का अंत कर दिया। परिणाम एवं महत्व। 1763 में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच पेरिस की संधि हुई। इस संधि के बाद भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि प्रदेश संधि के तहत फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, परंतु संधि में यह शर्त भी रखी गई कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर लिया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ कर फेंक दिया। फ्रांसीसियों की पराजय ने भारत के लिए राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया। पुर्तगालियों एवं डचों को पराजित करने के बाद फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों ने भारत में अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। फ्रांसीसियों की असफलता के कारण नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवा रखा था और डुप्ले के नेतृत्व में भी वे साम्राज्य विस्तार की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे थे। किंतु 1754 में डुप्ले की वापसी और 1758 में काउंट डी लाली को गवर्नर बनाकर भारत भेजे जाने से फ्रांसीसियों की सभी योजनाएं धूल घूसरित हो गईं। डुप्ले ने लगातार संघर्ष और अपनी कूटनीतिक सूझ द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के अनुकूल जिस वातावरण का निर्माण किया था, उसे उसके देश के ही अयोग्य अधिकारियों ने प्रतिकूल बना दिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले की वापसी के कारण रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रभाव में नियमित रूप से वृद्धि होने लगी। लाली की अदूरदर्शितापूर्ण नीति ने फ्रांसीसियों को उन गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जिनमें भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गई। भारत में फ्रांसीसियों की पराजय अथवा असफलता के लिए छोटे एवं बड़े स्तर पर अनेक कारण उत्तरदायी थे। इन्हीं कारणों की चर्चा आगे की जा रही है। अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता। अंग्रेजों की सफलता का एक कारण यह था कि फ्रांसीसियों की तुलना में
उनकी कंपनी आर्थिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ थी। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों ने 1736 से 1756 के बीच लगभग 2.5 गुना अधिक व्यापार किया। युद्ध की स्थिति में भी अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार पर केंद्रित रखा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई। कंपनी का स्वरूप। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी संस्था थी, जबकि अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसका प्रभाव यह पड़ा कि फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों में लगन एक निष्ठा भी कमी थी। फ्रांसीसी कंपनी को ब्याज एक निश्चित दर पर प्राप्त होता था, इसलिए उसके कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। फ्रांसीसी कंपनी पर सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था, जबकि अंग्रेजी कंपनी का स्वरूप निजी होने के कारण उस पर सरकारी निर्णयों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। अंग्रेजों की बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, साथ ही उन्हें बंगाल का अपार धन एवं जनशक्ति भी प्राप्त हुई। बंगाल से प्राप्त होने वाली आय का प्रयोग वे मद्रास में युद्ध में करते थे। फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा कोई प्रदेश नहीं था तथा वे दक्षिण तक ही सीमित थे। यद्यपि डुप्ले ने भारत के दक्षिणी भाग को प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने का प्रयत्न किया, तथा बंगाल की खोज के रूप में क्लाइव ने डुप्ले की नीति को विफल कर दिया। डुप्ले की फ्रांस वापसी। फ्रांसीसियों की असफलता का यह एक मुख्य कारण बना कि फ्रांस सरकार ने गलत निर्णय लेते हुए 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया। यदि वह भारत में कुछ दिनों तक और टिक जाता तो संभवतः फ्रांसीसियों की स्थिति सुधर जाती। डुप्ले की वापसी के बाद फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त होना तय हो गया, क्योंकि भारतीय परिवेश की जितनी जानकारी उसे थी उतनी लाली को नहीं थी। लाली की दूरदर्शिता। डुप्ले की वापसी के बाद जब काउंट डी लाली को फ्रांसीसी प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा गया, तब फ्रांसीसी अधिकारियों में परस्पर सहयोग की भावना कम हो गई। लाली एक क्रोधी, अदूरदर्शी और कटुभाषी व्यक्ति था, इसलिए उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी अधिकारियों ने पूर्ण निष्ठा नहीं दिखाई। विलियम पिट की नीति। इंग्लैंड का युद्ध मंत्री विलियम पिट एक कूटनीतिक था। उसने यूरोप में फ्रांस के विरुद्ध ऐसे अभियान छेड़े जिनमें उलझने के बाद वह भारत में अपनी स्थिति को नियंत्रण नहीं रख सका। यूरोपीय राजनीति। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान फ्रांस यूरोप के अनेक देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। इंग्लैंड इन युद्धों से बचा रहा क्योंकि यह एक पृथक द्वीप के रूप में स्थित है। अंग्रेजों ने इस बीच भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना। अंग्रेज अधिकारियों तथा सेनापतियों में योग्यता के साथ साथ पारस्परिक सहयोग की भावना भी विद्यमान थी। उन्होंने इसी एकता के बल पर फ्रांसीसियों को मात दी, जबकि फ्रांसीसियों में नेतृत्व का मुद्दा और एकता का अभाव अंग्रेजों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। फ्रांसीसी नौसेना का कमजोर होना। अंग्रेजों के पास बड़ी नौसेना थी तथा जलशक्ति के अन्य साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। लगभग सभी जलमार्गों पर उनका वर्चस्व था, जिससे व्यापारिक लाभ के साथ साथ उन्हें सामरिक लाभ भी प्राप्त हुआ। डार्टवेल के अनुसार समुद्री शक्ति का प्रभाव भी मुख्य कारण था, जो अंग्रेजी सफलता का कारण बना। यद्यपि फ्रांसीसियों के पास थल सेना की प्रचुरता थी, तथापि नौसेना के अभाव में यह निरर्थक या नाकामयाब साबित हुई। निष्कर्षतः भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसियों की पराजय के कारण आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों ही थे। इन सभी परिप्रेक्ष्यों में अंग्रेजी शक्ति फ्रांसीसियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली थी। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन के संदर्भ में डेनमार्क के व्यापारियों डेन्स का उल्लेख करना भी जरूरी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। इसने 1620 में त्रकोम्बर, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। डेन्स अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। डेन्स ने कलकत्ता के नज़दीक श्रीरामपुर में 1755 में से मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की और यह इनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। 1854 में डेन्स द्वारा भारत में अपनी वाणिज्यिक अवस्थाएं, जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही, ब्रिटिश सरकार को बेच दी गई। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज सफल क्यों हुए? सभी यूरोपीय राष्ट्रों जो नवीन समुद्री मार्ग की खोज के पश्चात भारत में व्यापारी के तौर पर आए,
में से इंग्लैंड 18वीं शताब्दी के अंत तक सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सफल राष्ट्र के रूप में उभरा। अन्य यूरोपीय शक्तियों पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता सामान्यतः विश्व में और विशिष्ट रूप से भारत में के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण निम्न है। व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं प्रकृति। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में विभिन्न प्रतिस्पर्धी कंपनियों को मिलाकर बनी या निर्देशक मंडल द्वारा नियंत्रित होती थी, जिसके सदस्य वार्षिक रूप से चुने जाते थे। कंपनी के शेयर धारकों का इस पर अत्यधिक प्रभाव था, क्योंकि शेयरों की खरीद के माध्यम से मतों को खरीदा एवं बेचा जा सकता था। फ्रांस एवं पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां व्यापार रूप से राज्य के स्वामित्वाधीन थी और कई तरीके से इनकी प्रकृति सामंतवादी थी। फ्रांसीसी कंपनी में राजा के 60% से अधिक शेयर होते थे और राजा द्वारा शेयर धारकों में से 2 निर्देशकों को मनोनीत किया जाता था, जो सरकार द्वारा नियुक्त 2 उच्चायुक्तों का निर्णय करते थे। शेयर धारक कंपनी की उन्नति एवं समृद्धि में बेहद कम रुचि लेते थे, क्योंकि सरकार शेयर धारकों को लाभांश प्रदान करने का वचन देती थी। शेयर धारकों की रुचि के अभाव में 1725 से 1765 के बीच शेयर धारकों की कोई बैठक नहीं हुई और साधारण तौर पर कंपनी को राज्य के एक विभाग के तौर पर प्रबंधित किया गया। नौसैन्य सर्वोच्चता। ब्रिटेन की शाही नौसेना न केवल आकार में सबसे बड़ी थी, अपितु यह अपने समय की सबसे उन्नत नौसेना भी थी। स्पेन के आर्मडा और ट्रफलकर में फ्रांसीसियों पर मिली जीत ने यूरोपीय नौसैन्य शक्तियों में शाही नौसेना को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया। भारत में भी ब्रिटेन नौसेना बेड़ों के तीव्र एवं सशक्त परिचालन के कारण पुर्तगाली एवं फ्रांसीसी नौसेनाओं को पराजित करने में सफल रहा। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से दक्ष नौसेना के महत्व को समझा एवं सीखा तथा अपने जहाजी बेड़ों को प्रौद्योगिकीय रूप से बेहतर बनाया। औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में सूरत कताई, भाप इंजन मशीन, करघा जैसे कई अन्य नवीन मशीनों की खोज के साथ 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। इन मशीनों ने कपड़ा, धातुकर्म, भाप शक्ति एवं कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में अत्यधिक सुधार किया। बाद में औद्योगिक क्रांति अन्य यूरोपीय राष्ट्रों तक पहुंच गई और इसने इंग्लैंड को अपना आधिपत्य नेतृत्व बनाए रखने में मदद की। सैन्य कौशल एवं अनुशासन। ब्रिटेन के सिपाही अत्यधिक अनुशासित और सुप्रशिक्षित थे। ब्रिटिश कमांडर रणनीतिकार थे, जो युद्ध क्षेत्र में नवीन तरीके अपनाते थे। प्रौद्योगिकीय उन्नति ने सेना को और अधिक सुसज्जित किया। इन सब कारकों ने संयुक्त रूप से मिलकर छोटी सी अंग्रेजी सेना को बड़ी सेनाओं को पराजित करने में सक्षम बनाया। स्थायी सरकार। 1688 की गौरवमयी क्रांति के अपवाद सहित ब्रिटेन में डच राजशाही राजतंत्र के साथ स्थायी सरकार रही। फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में 1789 में हिंसक क्रांति हुई और उसके बाद नेपोलियन के युद्ध हुए। 1815 में नेपोलियन की पराजय ने फ्रांस की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इटली 1861 के उत्तरार्ध में एक राष्ट्र के तौर पर एकीकृत हुआ। 17वीं शताब्दी में डच एवं स्पेन 80 वर्ष तक युद्ध में संलग्न रहे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1800 में दिवालियापन से प्रभावित हुई को अपने अधिकार क्षेत्र में ब्रिटेन को बेचने और एशिया छोड़ने हेतु बाध्य होना पड़ा। धर्म के प्रति न्यून उत्साह। ब्रिटेन का स्पेन, पुर्तगाल एवं डच की अपेक्षा ईसाईयत के प्रसार के प्रति कम रुझान था। इस प्रकार इसका शासन अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक स्वीकार्य था। ऋण बाजार का उपयोग। अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा ब्रिटेन की सफलता प्राप्ति के पीछे युद्धों के वित्तयन के लिए ऋण बाजार का उपयोग करना भी एक बड़ा कारण रहा। सरकारी ऋण पत्रों की पूंजी बाजार में इस वचन के साथ बेचने की फ्रांस एवं स्पेन जैसे प्रतिद्वंदी देशों को ब्रिटेन द्वारा पराजित करने पर अच्छा प्रतिफल प्रदान किया जाएगा के लिए विश्व के प्रथम केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। इस प्रकार ब्रिटेन और प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा सेना पर अधिक व्यय कर सका। ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी फ्रांस अंग्रेजों द्वारा सेना पर किए जाने वाले व्यय से तालमेल नहीं बैठा सका। 1694 और 1812 के बीच प्रथम राजतंत्र के अंतर्गत और फिर क्रांतिकारी सरकारों के अधीन तथा अंत में
नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में अपने अप्रचलित धन जुटाने के तरीकों से फ्रांस दिवालिया हो गया।